हेलो स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 7 पार्ट 5। और इस वीडियो में आज हम जानेंगे नाइट्रिक अम्ल निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि, और इसी में जानेंगे हम कुछ परिभाषाएं अम्लराज, संधूम नाइट्रिक अम्ल, और साथ में बच्चों इसी वीडियो में हम जानेंगे फास्फिन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो बच्चों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, जिससे कि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप पढ़ाई का फ़ायदा उठा सकें। तो आइए आज शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में हमारे पहले प्रश्न नाइट्रिक अम्ल निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि के प्रश्न से। तो आज का हमारा ये प्रश्न है, नाइट्रिक अम्ल निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। बच्चों ये एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। ठीक, बोर्ड एग्जाम में इसको कई बार पूछा जा चुका है। इस प्रश्न को बच्चों इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि नाइट्रिक अम्ल निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला हो जाएगा इसमें से प्रयोग विधि, दूसरा हो जाएगा रासायनिक समीकरण, और तीसरा आपका इसमें नामांकित चित्र। तो ज़्यादातर इसमें रासायनिक समीकरण और चित्र पूछ सकते हैं, लेकिन आपको प्रयोग विधि भी याद रखना है, जो कि चित्र से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पर हम इसकी परिभाषा से, उत्तर से। प्रयोग विधि देखिए, तो सबसे पहले हम इसके पढ़ते हैं प्रयोग विधि। प्रयोग विधि में हम क्या करते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आयतन हम यहाँ पर अमोनिया लेते हैं। अमोनिया का सूत्र आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर अमोनिया का सूत्र होता है NH3, और इसमें जो 10 आयतन हम क्या लेते हैं वायु के मिश्रण को प्लेटिनम की जाली के ऊपर। प्लेटिनम की एक जाली होती है, अभी चित्र में आपको दिख जाएगा कि प्लेटिनम की एक जाली होती है। उस जाली के ऊपर 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं किसको, अमोनिया गैस को, और साथ में 10 आयतन वायु का मिश्रण। इस पूरी मिश्रण को हम क्या करते हैं, प्लेटिनम की जाली जो होती है उसमें रखी होती है। इस प्रकार की एक जाली रहती है, यहाँ पे जालियाँ बनी रहती है, इस प्रकार से उपकरण रहता है जो हमारा। ठीक, उस जाली के ऊपर हम क्या करते हैं, इसको प्रवाहित करते हैं, जिससे 90% अमोनिया जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड का यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है NO में ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक, अमोनिया जो है वो किस में बदल जाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है, ऑक्सीकरण में बदल जाती है। ठीक है, तथा बनी हुई नाइट्रिक ऑक्साइड, अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड बन गई है वो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ कहाँ भेजी जाती है, ऑक्सीकरण कक्ष में भेजी जाती है, जिससे वह नाइट्रोजन परऑक्साइड यानी NO2 में बदल जाती है। फिर इसे हम क्या करते हैं, अवशोषक कक्ष में भेजाते हैं। अवशोषक कक्ष, यहाँ पर कक्ष भी आपको याद रखना बच्चों। यहाँ पर कौन कौन से कक्ष हैं, यहाँ पर आपका एक तो जिसमें कि नाइट्रिक ऑक्साइड बन रही है वो कौन सा कक्ष होता है, ऑक्सीकरण कक्ष। ऑक्सीकरण कक्ष के बाद अवशोषक कक्ष में भेजा जाता है। अवशोषक कक्ष में भेजा जाता है, जहाँ अवशोषक कक्ष में ऊपर की ओर से धीरे धीरे पानी गिरता रहता है, और पानी और नाइट्रोजन परऑक्साइड के संयोग से नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। देखिए, अब यहाँ पर हम इसके कुछ समीकरणों को देख लेते हैं, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो देखिए ये अमोनिया है, यहाँ पे ये वायु का मिश्रण है। दोनों की जब आपस में क्रिया करवाई तो यहाँ पर हमारा ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना और साथ में जलकाणु बना। यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए बच्चों यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो आप बैलेंस करने के लिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 6NH3 लिख देंगे, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आप क्या करेंगे, यहाँ पर 5O2 कर देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आप अगर 5O2 लिखेंगे तो आपको यहाँ से भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 5 दूनी 10 ऑक्सीजन है, मतलब 10 आयतन हम जो बोल रहे थे वो यहाँ से आप ट्रिक के हिसाब से आप याद रख सकते हैं। 10 आयतन यानी 5O2, और 1 आयतन अमोनिया है, लेकिन यहाँ पर अपन अमोनिया कितने अणु लिए हैं, यहाँ पर अमोनिया के अपन ने 6 अणु लिए हैं, तो ये आपको बैलेंस करना आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर 6NH3 था। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन आपके 6 हैं, तो यहाँ पर आपके नाइट्रोजन आपके ये 4 हो रहे हैं। नाइट्रोजन कितने हो रहे हैं, यहाँ पर 4 हो रहे हैं, और यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 6। तो इसके बाद हाइड्रोजन कितने, 6 3 18 हो रहे हैं। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 6 ना लगा के क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लगाएंगे। कितना लगा लेंगे, 4 लगा लेंगे, 4NH3 और 5O2। ठीक, इस प्रकार से देखते देखिए आपके नाइट्रोजन कितने हो गए, पूरे हो गए हैं 4, और यहाँ पर भी 4 ही हैं। अब हाइड्रोजन कितने हो रहे थे, 4 3 12, 4 का गुणा इस 3 में करेंगे तो 4 3 12 अपने पास हो गए हैं हाइड्रोजन। ठीक, और इस प्रकार से जो है हम इसको यहाँ से समझ लें बच्चों, यहाँ पर बन नहीं रहा है तो यहाँ पे ऐसे समझ लेते हैं। ये NH3 हैं कितने, 4, और साथ में कितने हैं ऑक्सीजन, 5 दूनी 10 ऑक्सीजन है। जब इसको हम बैलेंस करेंगे
तो हमारे पास ये 4 हो गए आपके NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसको हम बोल रहे थे कि 1 आयतन अमोनिया और 10 आयतन वायु का मिश्रण प्लेटिनम की जाली के ऊपर रखते हैं और इसे हम ऑक्सीकरण कक्ष में जाते हैं, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड फिर आगे जाके देखो नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीकरण कक्ष में जैसे भेजते हैं तो इस ऑक्सीकरण कक्ष मतलब होता है जहाँ पर ऑक्सीजन की क्रिया होती है। जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन इस नाइट्रिक ऑक्साइड से क्रिया करेगा ये ऑक्सीजन, तो देखो ये क्या बन जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड दोनों की क्रिया से ये नाइट्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा, जिसको हम NO2 बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये बैलेंस करके आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 हैं तो आपके यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 ये हैं और 2 यहाँ पर हैं, तो होगा 4। तो 2 का गुणा यहाँ 2 में करेंगे तो ये टोटल 4 ऑक्सीजन आपके बैलेंस हो जाएंगे। ठीक, तो NO2 बन जाता। अब इस NO2 को हमने क्या बोला था कि इस बनी हुई नाइट्रोजन पेरोक्साइड को अवशोषक कक्ष में भेजा जाता है। अवशोषक कक्ष में ऊपर से नीचे की तरफ पानी गिरता है, जहाँ से पानी की क्रिया, पानी का सूत्र यह है बच्चों जल का, जहाँ पे नाइट्रोजन पेरोक्साइड जो पानी से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बना लेती है। अब नाइट्रिक अम्ल के यहाँ पे बैलेंस करेंगे हम अगर, तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन 2 दिख रहे होंगे तो यहाँ पे आप 2 लगा सकते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पर 3 है तो 2 नाइट्रोजन आपके इस 2 अणु लगाने से 2 नाइट्रोजन आपके ये हो गए और 1 नाइट्रोजन अपना ये हो गया, तो हो गए 3 नाइट्रोजन। ठीक, इसके बाद हमारा जो है ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 3 दूनी 6 और 1 7 आपके पास ऑक्सीजन है, जिनमें से 3 आपके ये हो गए और 1 ये है, कितने हुए 4। अपन ने यहाँ पर 2 लगा लिया तो 2 3 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 1 ये 7। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा ये नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। ठीक, यहाँ पे कभी कभी कुछ बच्चों कुछ मात्रा में HNO3 के अलावा HNO2 भी बन जाता है, जो आगे जाके और जल से क्रिया करके क्या कर लेता है, नाइट्रिक अम्ल में ये भी बदल जाता है। ठीक, आपको तो क्रिया याद रखना है क्योंकि हमें नाइट्रिक अम्ल बनाना था, तो इस प्रकार से नाइट्रिक अम्ल जो है 3 स्टेप में यहाँ पर बन जाता है। आप चाहें तो इनके नीचे नाम लिख सकते हैं, अमोनिया वायु का मिश्रण, और यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड बना, नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीकरण कक्ष में भेजाया जिससे ऑक्सीजन की क्रिया हुई और नाइट्रोजन पेरोक्साइड बना। नाइट्रोजन पेरोक्साइड को फिर अवशोषक कक्ष में भेजा जहाँ ऊपर से पानी गिरता रहता है और इस प्रकार से नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। ठीक है, और इस साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड का मिश्रण ही बना। ठीक, तो इस प्रकार से हम नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं। अब इसका चित्र देख लीजिए। इस चित्र को हम जो चौके 4 विधि के नाम से भी जाने जाते हैं, मतलब हम अपने हिसाब से अगर ट्रिक याद रखें तो चौके 4 क्यों, क्योंकि बच्चों हम यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जब हम चौके 4 बनाएंगे तो कुछ यहाँ पे सबसे पहले जब हम चौके 4 यानी 4 बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से चौके 4 यहाँ पर लिखते हैं। अब इसी को हम क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बिल्कुल चौके 4 जैसा लगने लगता है। यहाँ पे ये क्या होता है बच्चों, यहाँ से जो है इस उपकरण को जो तांबे की इसमें जो प्लेटिनम की छड़ वगैरह लटकी होती हैं वो इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक, तो जो प्लेटिनम की जाली हम बोल रहे थे बच्चों ये आपको दिख रही होंगी, ये प्लेटिनम की जाली हैं। अमोनिया और जो वायु ऑक्सीजन का मिश्रण वो यहाँ से भेजाते हैं। प्लेटिनम की जाली उत्प्रेरक कक्ष होता है, इसमें उत्प्रेरक रखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जो है नाइट्रिक ऑक्साइड में वो गैस जो है अमोनिया और वायु की क्रिया से नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है, जो इस पाइप के माध्यम से ऑक्सीकरण कक्ष में ऑक्सीजन की क्रिया होती है और इस प्रकार से NO2 बन जाती है। यह NO2 जैसी अवशोषक कक्ष में जाती है, अवशोषक कक्ष है, अवशोषक कक्ष में ऊपर से जल गिरता रहता है, जो जल की क्रिया और नाइट्रोजन पेरोक्साइड की क्रिया से नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। इस प्रकार से नीचे और हम स्टोनियल की सहायता से उसको निकाल लेते हैं। तो ये था बच्चों नाइट्रिक अम्ल नाम की ओस्टवाल्ड विधि। इसे ओस्टवाल्ड ने दिया था इसलिए इसे ओस्टवाल्ड विधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये चित्र बना लेना है। अब हम आते हैं बच्चों कुछ बेसिक प्रश्न हमारे। ठीक, तो एक प्रश्न हमारा का संधूम नाइट्रिक अम्ल या सांद्र नाइट्रिक अम्ल किसे कहते हैं समझाना है। तो ये बेसिक प्रश्न है, आपको जानकारी के लिए रखना है याद कि यह गहरे भूरे रंग का द्रव होता है। क्या है ये, नाइट्रिक अम्ल जो है एक द्रव है जिसमें सांद्र नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन पेरोक्साइड अधिक मात्रा में घुला रहता है। नाइट्रोजन पेरोक्साइड जो अभी हम बोल रहे थे NO2 वो अधिक मात्रा में घुला रहता है। यह साधारण अम्ल से थोड़ा सा तीव्र होता है, मतलब बहुत तेज होता है। इसे प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, सांद्र नाइट्रिक अम्ल को आश्रित किया जाता है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल को हम आश्रित करते हैं और जो इसका उपयोग जो है तीव्र ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है, क्योंकि जो नाइट्रिक अम्ल बच्चों ऑक्सीकारक का काम करता है। ठीक है, तो ये आपका संधूम नाइट्रिक अम्ल। ठीक, किसे कहते हैं, सांद्र नाइट्रिक अम्ल जो है भूरे रंग का द्रव होता है और सांद्र नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन पेरोक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। ये हमारा इसमें प्रश्न था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि अम्लराज किसे कहते हैं। अम्लराज किसे कहते हैं, तो अम्लराज बच्चों ये विकल्प में भी बन सकता है कि अम्लराज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिकल है जो कि
उत्कृष्ट धातुओं को घोलने की क्षमता रखता है। उत्कृष्ट धातुओं से मतलब है बच्चों हमारा जैसे कि सोना है Au, चांदी है, इन धातुओं को घोलने की क्षमता ये रखता है। ये चीज़ें और किसी में नहीं घुल पाती हैं, लेकिन अम्लराज से में ये जो है घुल जाते हैं। कभी कभी विकल्प में छोटी क्लास में प्रश्न बनता है कि एक सुनार है जो कि आपके सोने को क्या कर देता है, चमका देता है, मतलब नया कर देता है पुराने सोने को। वो कैसे कर देता है, होता क्या है बच्चों कि अम्लराज का मिश्रण उसके पास रहता है। जैसे आप अपने गहने देते हैं उसको, तो वो सोने के गहनों को उसमें डालता है। अब आपको पता है कि सोने को घुलने की क्षमता होती है अम्लराज में, जिसकी वजह से वो घुलने के कारण ऊपर ऊपर की परत उसकी घुल जाती है, जिसकी वजह से वो नया निकल आता है और हम सोचते हैं उसमें वो नया निकल आया, जबकि कुछ सोना उसके जो अम्लराज है उसमें रह जाता है। इस प्रकार से वो सोने को कम कर देता है और उसको फ़ायदा हो जाता है उस चीज़ का। तो इस प्रकार से कई बार चोरी करने वाले इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 1:3 के अनुपात में बने मिश्रण को हम क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। मतलब ये कि हम 1 अनुपात में, अगर 1 आयतन हमने नाइट्रिक अम्ल का मिलाया है तो उसमें 3 आयतन हम क्या मिला देंगे, HCl मिला देंगे। तो इन दोनों का जो मिश्रण बनेगा, 1 आयतन हमारा नाइट्रिक अम्ल हो गया, 3 आयतन आपका HCl हो गया, इसलिए बोल रहे हैं 1:3। तो इन दोनों का जो मिश्रण बना आपका, इस मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, अम्लराज, या इंग्लिश में नाम है इसका एक्वा रेजिया बोलते हैं। ठीक, इसमें उत्कृष्ट धातुओं को घोलने की शक्ति होती है और यह नवजात क्लोरीन मुक्त करता है। क्या करता है, मुक्त, नवजात क्लोरीन मुक्त करता है, जो गोल्ड प्लेटिनम के साथ क्रिया करके क्लोराइड बना लेता है, जिससे यह अम्लराज में घुल जाता है। ठीक, तो ये था आज का इसका अम्लराज का प्रश्न। इसके बाद हम आते हैं जो कि हमारा बच्चों बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक, तो इस प्रश्न है हमारा कि सफ़ेद फास्फोरस एवं लाल फास्फोरस के गुणों की तुलना कीजिए, या इसी प्रश्न को ऐसा भी दे सकते हैं कि सफ़ेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस में अंतर लिखिए। देखिए, तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस के गुणों में तुलना कीजिए में। गंध में बच्चों जो लाल फास्फोरस होता है, ठीक, ये गंधहीन होता है, कोई गंध नहीं होती। लेकिन जो श्वेत यानी सफ़ेद फास्फोरस होता है वह लहसुन के समान गंध वाला होता है। इसको याद रखने के लिए ट्रिक से आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि श्वेत होता है आपका लहसुन, और लहसुन के समान इसमें गंध होती है। ठीक है, इसके बाद CH2 जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाई सल्फाइड। कार्बन डाई सल्फाइड एक विलायक होता है, और इसमें बच्चों जो लाल फास्फोरस है वो कैसा है, आविलेय है, मतलब ये घुलता नहीं है। तो डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं CH2 में विलेयता, अगर आप चाहें तो यहाँ पे CH2 में विलेयता हेडर डाल के और यहाँ पे लिख सकते हैं आविलेय। तो हम ये कह देंगे कि लाल फास्फोरस जो है CH2 में आविलेय है, और श्वेत फास्फोरस CH2 में कैसा है, विलेय है। तो यहाँ पर सिर्फ अपने यहाँ पर ये लिखना है आविलेय और विलेय। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वायु में लाल फास्फोरस क्या करता है। तो लाल फास्फोरस जो कोई क्रिया नहीं करता, जो श्वेत फास्फोरस वह अंधेरे में चमकता है। इसके बाद आता है विषैलापन, कि विषैला कौन, तो यहाँ पे जो लाल फास्फोरस है वो विषैला नहीं होता, लेकिन जो श्वेत फास्फोरस होता है वो विषैला होता है। ठीक, इसके बाद अगर क्रियाशीलता की बात करें हम लाल फास्फोरस की, तो लाल फास्फोरस कम क्रियाशील होता है, जबकि जो श्वेत फास्फोरस है वो अधिक क्रियाशील होता है। अब अगर हम क्लोरीन के साथ इसकी क्रिया की बात करें, तो क्लोरीन के साथ गर्म करने पर ये संयोग करता है, मतलब गर्म करने पर ही, गर्म करेंगे तभी ये संयोग करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जबकि जो श्वेत फास्फोरस है यह क्लोरीन के साथ सरलता से PCl3 भी बना लेता है और PCl5 भी बना लेता है। ठीक, इसके बाद अगर हम NaOH की बात करें कि NaOH के साथ इसकी क्या क्रिया होती है, तो लाल फास्फोरस जो है कोई क्रिया नहीं करता, जबकि श्वेत फास्फोरस जो है बच्चों वह गर्म करने पर सरलता से क्या होता है, घुल जाता है, और साथ में फास्फीन गैस जो है PH3 जो हम पढ़ेंगे इसके बाद अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में, तो ये इस प्रकार से जो है फास्फीन गैस बना लेता है। तो ये थे बच्चों आज का वीडियो। इस वीडियो में बच्चों आपको उम्मीद है मज़ा आया होगा पढ़ने में और अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और उसके बाद इसी प्रकार से आपका सपोर्ट जो है वो बनाए रखें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमगंज पर। धन्यवाद।